नमस्कार, कमोडिटी लाइव कॉलर शो में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं स्वाति रायना। आपने भी ले रखा है कमोडिटी में कोई ट्रेड या फिर करना चाहते हैं तो उठाइए फोन और पूछिए अपना सवाल। नंबर हमारा है 022-2300-1634 या फिर आप हमें 022-2300-1635 पर भी अपने सवाल पूछ सकते हैं। हमारे साथ दो खास मेहमान हैं। आज परिचय करा देते हैं IIFL सिक्योरिटीज के अनुज गुप्ता और पैराडाइम कमोडिटी के बीरेन वकील। अनुज जी और बीरेन जी, आप दोनों का स्वागत करते हैं कमोडिटी लाइव कॉलर शो में। और शुरुआत करनी चाहिए हमें गोल्ड और सिल्वर से ही, क्योंकि हमने देखा है सोने में यहाँ पूरे दिन दायरे का ट्रेड रहा और MCX पर 56,700 के करीब कारोबार हो रहा है, लेकिन चांदी में यहाँ पर ज्यादा गिरावट दिखी है और MCX पर खास तौर पर चांदी 66,200 के करीब ट्रेड हो रही है और 400 रुपए से ज्यादा दाम यहाँ पर गिरे हैं। दरअसल फरवरी की ऊंचाई से दाम लगभग 6,500 रुपए नीचे हैं। अनुज जी, आपसे जानना चाहेंगे चांदी में ये क्या हो रहा है? तेजी बिल्कुल टिक नहीं पाती है, आखिर कहां है चांदी की आंधी? स्वाति जी, गुड इवनिंग। देखिए, अगर आप चांदी को देखें तो कहीं ना कहीं हमने बेस मेटल से क्यूज आता हुआ देखा है, क्योंकि अगर आप देखेंगे तो बेस मेटल में पिछले एक हफ्ते में एक थोड़ी गिरावट बढ़ती हुई दिखाई दी, जिसकी वजह से जो इंडस्ट्रियल डिमांड हमने चांदी में देखी थी वो थोड़ी सी कम होती हुई दिखाई दी, जिसकी वजह से भावों में एक नरमी देखने को मिली। इवन अगर हम इंटरनेशनल मार्केट की बात करें तो जहां पर चांदी $24 के ऊपर सक्सेसफुली ट्रेड कर रही थी, अब वो $22 के नीचे है। वहीं अगर हम देखें तो कहीं ना कहीं जहां 68,000 के ऊपर ट्रेड कर रही थी, आज 67,000 के नीचे ट्रेड करती हुई दिख रही है। तो थोड़ा सा सेंटीमेंट अगर हम देखें तो यहाँ पे चांदी का थोड़ा सा वीक होता हुआ दिखाई दिया है। हालांकि लॉन्ग टर्म ट्रेंड अभी भी पॉजिटिव है, बट हमें लगता है कि जो चांदी है फिलहाल शॉर्ट टर्म में एक रेंज बाउंड मोमेंटम रहेगा। यहाँ पर हायर लेवल पे थोड़ी सी बिकवाली देखने को मिल सकती है। हालांकि डाउन साइड 65,000 काफी अच्छा सपोर्ट है, जहां पर हम अगेन एक्यूमुलेशन देख सकते हैं। मगर फिलहाल जो करंट रेट चल रहा है, मुझे लगता है कि करंट रेट के आसपास मार्केट थोड़ा सा एक सस्टेन कर रहा है। तो यहाँ पर मैं सिल्वर में बिकवाली की सलाह देना चाहूंगा। करीबन 66,900 के आसपास बिकवाली करें। 67,600 का स्टॉप लॉस लगा है। टारगेट नीचे करीबन 66,000 तक देखने को मिल सकता है और एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि $21.80 तक के लेवल आपको सिल्वर में देखने को मिल सकते हैं। तो शॉर्ट टर्म थोड़ा सा मार्केट एक साइडवेज है, बट अंडरटोन थोड़ा सा यहाँ पे वीक होता हुआ दिखा है। तो एक या दो दिन के पर्सपेक्टिव से हमें लगता है कि चांदी में एक डाउन साइड इंपैक्ट देखने को मिल सकता है। तो सेंटिमेंट थोड़े वीक नजर आ रहे हैं सिल्वर के, लेकिन बीरेन जी आपसे जानना चाहेंगे चांदी में कोई इंट्राडे ट्रेड लेना चाहता है, शॉर्ट टर्म का व्यू कोई रखना चाहे तो क्या स्ट्रैटेजी रहे उनकी अभी? मैं इंट्राडे कम प्रेफर करता हूँ, बट फिर भी शॉर्ट साइड जाना चाहिए, क्योंकि मेटल्स में काफ़ी डीपर करेक्शन है। एक बड़ा स्कैम आया निकल में रिसेंटली, और जो पार्टी हिट हुई वो जिंक की भी प्लेयर है। तो मेटल का जो गिरावट है वो थोड़ा चांदी को भी इफेक्ट करेगा। साथ ही जो चाइना रीओपनिंग का जो ऑप्टिमिज्म था, वो इकोनॉमिक रिकवरी भी थोड़ी अनइवन दिख रही है। और स्ट्रिक्टली टेक्निकल टर्म पे बोलूँ तो फिबोनाची रेशियो के हिसाब से दो अहम सपोर्ट इसमें ब्रेक हुए हैं, खास तो 67,700 का। तो गोइंग फॉरवर्ड हम इसको फर्स्ट सपोर्ट 65,200 देखेंगे, उसके बाद 64,400 देखेंगे। बिल्कुल, तो चांदी पर रही बीरेन जी की राय। यहाँ पर सोने की भी यहाँ पर बात कर लेते हैं कि गोल्ड में आखिरकार यहाँ पर क्या चल रहा है। तो हम यहाँ पर देखें गोल्ड में फिलहाल चलिए फिलहाल हम आपको बता दें कि खुदरा महंगाई दर के आंकड़े आ गए हैं और जनवरी में खुदरा महंगाई दर 6.52% दर्ज की गई है और CPI जो है वो फिलहाल चलिए खुदरा महंगाई दर के आंकड़े आपको बता दें। 6.52% पर खुदरा महंगाई दर यहां पर दर्ज की गई है। बढ़ोतरी हमने देखी है खुदरा महंगाई दर में। जनवरी के आंकड़े जो इस वक्त बता रहे हैं तो WPI के आंकड़े सामने आ चुके हैं। खुदरा महंगाई दर 6.52% पर है।
खुदरा महंगाई दर 6.52% पर आ गई है और सीपीआई के आंकड़े भी आए हैं, जो कि कुछ देर में हम आपको सही आंकड़े बताएंगे कि दरअसल सीपीआई जो है उसके मोर्चे पर, रिटेल महंगाई के मोर्चे पर क्या फिलहाल खबर मिली है। ग्रामीण जो महंगाई दर है वो उसमें बढ़ोतरी मंथ ऑन मंथ बेसिस दर्ज की गई है। ये फिलहाल जो आंकड़े सामने आए हैं और जो एक अपर बैंड है 2 से 6% का आरबीआई का अपना महंगाई का, उसके टॉलरेंस बैंड से ऊपर हम ये आंकड़े देख रहे हैं फिलहाल। तो मंथ ऑन मंथ बेसिस पर ग्रामीण महंगाई दर 6.05% से बढ़कर 6.85% पर आई है। ये फिलहाल आंकड़े सामने आए हैं। हमारे साथ सीनियर इकोनॉमिस्ट बृंदा जागीरदार हैं, उनसे करते हैं चर्चा। बृंदा जी, बहुत धन्यवाद है आपका हमारे साथ इस चर्चा में शामिल होने के लिए। खुदरा महंगाई दर 6.52% पर दर्ज की गई है यहाँ पर, और सीपीआई जो है वो 5.72% से बढ़कर 6.52% पर आया है। क्या अनुमान लगाया जा रहा था आपकी तरफ से, क्योंकि ये जो आरबीआई का अपना टॉलरेंस बैंड है उससे काफी ऊपर है ये आंकड़े, आपका सबसे पहला कमेंट क्या होगा? हाँ, ये तो जरा चौंकाने वाली बात है, क्योंकि देखिए नवंबर और दिसंबर में जो आंकड़े आए थे उससे तो सीपीआई जो डेटा आया था वो तो 5.8 5.7 ऐसे ही था, मतलब इससे कम था, जो इट वाज ऑन अ डाउनवर्ड ट्रेंड। बट अभी सडनली एक उछाल दिख रहा है सीपीआई के फिगर में, और वो भी तो इसलिए वो थोड़ा सरप्राइजिंग है और थोड़ा कंसर्न का भी बात है। और दूसरी बात कि ग्रामीण महंगाई में जो उछाल दिख रही है वो तो वाकई में थोड़ा चौंका देने वाली बात भी है और थोड़ा कंसर्न की बात भी है। तो जो अभी हम सडनली हम देख रहे हैं कि इस समय there's no reason क्यों इससे बढ़ना चाहिए, इससे कोई कारण तो है नहीं, मुझे नहीं समझ आ रहा। क्योंकि देखिए जो कमोडिटी प्राइसेस है वो भी ऑलमोस्ट एट द सेम लेवल है, और जो ऑयल प्राइसेस हैं उसमें भी कुछ उछाल नहीं है, और जो ग्लोबल स्लोडाउन है, ग्लोबल स्लोडाउन का मतलब कि डिमांड में तो स्लोडाउन हो रहा है। तो अगर स्लोडाउन डिमांड में है तो उससे प्राइस कम होना चाहिए, ज्यादा नहीं होना चाहिए। इसलिए आई एम नॉट वेरी श्योर कि ये क्यों हुआ है। तो बाकी देखना पड़ेगा कि ये इसका जो इंक्रीज है ये कहाँ से आ रहा है। वो अभी तक जो डेटा आया है उससे तो ये नहीं पता चल रहा, लेकिन हाँ ये आरबीआई के टॉलरेंस बैंड से ऊपर ही है, और आरबीआई डेफिनेटली इसके ऊपर नजर बनाई रहेगी, क्योंकि अभी आरबीआई की पॉलिसी भी आनी है। तो उस पर देखते हैं। आरबीआई तो अभी कांट रिलैक्स, तो आरबीआई को तो थोड़ा भी सतर्क रहना है, कंटिन्यू टू रिमेन सतर्क। बृंदा जी, आप कह रही हैं कि ये जो टॉलरेंस बैंड से तो ऊपर है ही जो आंकड़े सामने आए हैं, लेकिन आखिरकार इसकी वजह क्या हो सकती है? आप खुद कह रही है कि सरप्राइजिंग है और काफी कंसर्न भी हो सकता है, जो कि जो महंगाई दर के आंकड़े हैं काफी ऊंचे पर आए हैं। हमने नवंबर दिसंबर में देखा था कि जो फूड इन्फ्लेशन था वो ईज आउट हुआ था, लेकिन अब हमने थोड़ा दाम बढ़ोतरी की तरफ देखे हैं। खासतौर पर दूध हो गया, गेहूं हो गया, उसके दाम बढ़े हैं। सब्जियों में भी एक हमने थोड़ा बहुत कई अलग अलग जगहों पर एक अप ट्रेंड ही देखा है दामों में। ये एक आगे आने वाले समय के लिए, या आपको लग रहा है कि एक बड़ी वजह हो सकती है फूड इन्फ्लेशन में धीरे धीरे जो अप ट्रेंड हम देख रहे हैं आने वाले टाइम में? हाँ बिल्कुल, फूड इन्फ्लेशन पे तो इट कुड भी, क्योंकि देखिए पूरी दुनिया में अभी जो शॉर्टेज है वो फूड की है, फूड की क्राइसिस बनी हुई है। तो फूड क्राइसिस, फ्यूल क्राइसिस एंड डेट क्राइसिस, ये 3 मेन क्राइसिस हैं दुनिया में। तो जो अभी जो इंक्रीज है ये फूड क्राइसिस से ही लग रहा है, फूड प्रोडक्ट से ही लग रहा है, क्योंकि ऑयल और फ्यूल की तरफ से उतना कुछ इंक्रीज नहीं है। लेकिन जैसे आपने कहा कि फूड प्राइसेस में इंक्रीज दिख रहा है, वो भी ग्रामीण क्षेत्र में ज्यादा इंक्रीज दिख रहा है, और पूरी दुनिया में जो है ना फूड की क्राइसिस बनी हुई है, और इंडिया से ही डिमांड हो रहा है। तो मुझे भी लगता है कि मे बी ये फूड की तरफ से ही इसका जो पुश है, इन्फ्लेशन में जो बढ़ोतरी दिख रही है, वो फूड आइटम्स के कारण ही हो सकता है। बिल्कुल, खाद्य महंगाई दर 4.19% से बढ़कर 5.94% पर आई है। ये खाद्य महंगाई दर में बढ़ोतरी, जैसा बृंदा जी कह रही है, कि एक बड़ी वजह इसमें माना जा रहा है। लेकिन जैसा खुद आरबीआई ने अपनी पॉलिसी में भी बार बार बृंदा जी कहा है कि एक कोर इन्फ्लेशन भी है। हालांकि वो इस बार के जो आंकड़े आए हैं उसमें कोई बदलाव नहीं आया है, 6.1% पर है वो बरकरार, लेकिन एक बड़ा कंसर्न है जो कि कोर इन्फ्लेशन भी है अभी। हाँ बिल्कुल, कोर इन्फ्लेशन आरबीआई गवर्नर सबसे कह रहे हैं कि रिमेन स्टिकी अराउंड 6%।
जो हमने सीपीआई का हेडलाइन देखा था वो तो घट रहा था, लेकिन कोर इन्फ्लेशन नहीं घट रहा था। तो इसलिए गवर्नर साहब कह रहे थे कि हमें इन्फ्लेशन पे थोड़ी नजर बनाए रखना होगा, क्योंकि कोर इन्फ्लेशन क्या है, एक्सक्लूडिंग फूड एंड एक्सक्लूडिंग फ्यूल। तो यानी ये दोनों आइटम्स अगर हम निकाल दें और फिर भी अगर इन्फ्लेशन ना घटे, तो इसका मतलब ये है कि जो डिमांड है वो कहीं पर बहुत ही स्ट्रांग है, और उस डिमांड को कंट्रोल करने के लिए ही गवर्नर साहब ब्याज दरें बढ़ा रहे थे। तो मुझे लगता है कि अभी हमारे पास कोई चारा नहीं है एक्सेप्ट टू इंक्रीज द रेट। तो वो जो ट्रेंड था इस बार जो हमने देखा सिर्फ 25 बेसिस पॉइंट था, तो जो अभी नेक्स्ट पॉलिसी आएगी मुझे लगता है कि उसमें भी 25 बेसिस पॉइंट से ही इंक्रीज करेंगे। लेकिन हाँ, गवर्नर साहब को जब तक जो कोर इन्फ्लेशन, जो स्टिकी इन्फ्लेशन है, जब तक वो नहीं घटता तो हम ये नहीं कह सकते कि हमने इन्फ्लेशन पर जीत पा ली है। मतलब वृंदा जी, आपने बहुत बड़ी बात की कि ये जो आंकड़े आए हैं, और जैसा कि आरबीआई पॉलिसी में कमेंट्री में भी गवर्नर ने कहा था कि ये विड्रॉल ऑफ अकोमोडेटिव स्टांस जरूर है, लेकिन आगे एक और बढ़ोतरी की गुंजाइश है। तो आप कह रही हैं 35 बेसिस पॉइंट और उसके बाद पॉज, और हम तब उसके बाद देख सकते हैं कि हाँ थोड़ा स्थिर रह सकती है ब्याज दरें। हाँ, मैं 25 मैंने कहा अभी नेक्स्ट टाइम अनदर 25 बेसिस पॉइंट से इंक्रीज हो सकता है, 25 बेसिस पॉइंट, और उसके बाद दे कैन गो इनटू पॉज मोड। लेकिन अभी तो नहीं लगता कि जो इंक्रीज का सिलसिला है वो कम। मुझे लग रहा था पहले कि शायद सीपीआई जो है वो डाउनवर्ड ट्रेंड पे बनी रहे, लेकिन ये नहीं, नवंबर और दिसंबर का जो डाउनवर्ड ट्रेंड था वो उसको अभी रिवर्स कर दिया है जनवरी के फिगर्स में। तो इसीलिए हमें, मुझे लगता है कि ये जो 6% लेवल से भी बढ़ गया है, तो इसलिए आरबीआई कैन नॉट सिट बैक एंड डू नथिंग। तो इसको तो काबू में करने के लिए, और वो भी देखिए जो कोर इन्फ्लेशन है विदाउट फूड एंड फ्यूल, वो भी अभी तक वैसे ही बना हुआ है, यानी डिमांड जो है कहीं पर थोड़ा स्टबर्न है, कहीं पर बहुत स्ट्रांग है। तो इस डिमांड के ऊपर, क्योंकि अगर डिमांड को कंट्रोल न किया तो इन्फ्लेशन और बढ़ेगा। तो इसीलिए मुझे लगता है कि आरबीआई और एक और रेपो रेट इंक्रीज होगा अगली पॉलिसी में। तो अभी भी गुंजाइश बाकी है और दरें बढ़ने की। वृंदा जी, हमारे साथ चर्चा में शामिल होने के लिए धन्यवाद। तो जनवरी में सीपीआई के महंगाई दर के आंकड़े बढ़े हैं, खुदरा महंगाई दर के भी आंकड़े बढ़े हैं, और जो कोर महंगाई दर के आंकड़े हैं वो जस की तस है। लेकिन जो आरबीआई की टॉलरेंस बैंड है 2 से 6% की, उसके ऊपर ही है, जिसके मद्देनजर ये जानना और समझना जरूरी है कि अभी भी इन्फ्लेशन एक बहुत बड़ी चिंता है, जिसके मद्देनजर जैसा वृंदा जी ने भी बोला, आगे महंगाई दर के बढ़ने का जो सिलसिला है वो जारी रह सकता है। आइए अब एक बार फिर से कमोडिटी शो का रुख कर लेते हैं, और हमारे साथ पहले कॉलर है, उनसे जरा जानते हैं उनका सवाल। नमस्कार, बताइए क्या सवाल है आपका? सर, मेरा सवाल अनुज जी से है। सिल्वर 69,000 पे लोगे, अभी क्या करना चाहिए? ओके, चांदी पर अभी बातचीत हम कर ही रहे थे अनुज जी। सुमित जी को राय चाहिए चांदी पर, फिलहाल अभी स्ट्रैटेजी क्या रखी जा सकती है? देखिए, जैसा इनका लॉन्ग है, तो अगर ये एक लॉन्ग टर्म होल्डर हैं और पोजिशनल होल्डर है, लॉन्ग टर्म के लिए रखना चाहते हैं तो रख सकते हैं, क्योंकि हमें लगता है कि आगे जो भी गिरावट हो रही है ये एक शॉर्ट टर्म के लिए है, बट लंबी अवधि के लिए चांदी को होल्ड करना चाहिए। हमें लगता है कि चांदी आने वाले 4 से 5 महीनों में अगेन आपको 70 से लेकर 72,000 के लेवल दिखाएगी। तो अगर पोजिशनल व्यू है तो रख सकते हैं। अदरवाइज मुझे लगता है कि अभी अगर हम वेरी शॉर्ट टर्म की बात करें तो हमें लगता है कि एक बार चांदी नीचे 66,000, 65,800 तक के लेवल दिखा सकती है। जी, राजस्थान से अर्जुन जी से भी जानते हैं उनका सवाल। अर्जुन जी, बताइए आपका क्या सवाल है? नमस्कार मैडम, मेरा गंवार पे है मैडम। मैं किसान हूँ, मेरे पास गंवार पड़ा है, तो मार्च 7,000 आ जाएगा क्या? जी, बीरेन जी, ग्वार पर ये राय लेना चाह रहे थे, क्या देखते हैं आगे ग्वार में आप संभावनाएं? ग्वार में अगले 1-2 महीने के लिए हमको 56-57 को फ्लोर, यानी वहाँ सपोर्ट मिलेगा। अपसाइड में 61-61-62 के आसपास, ये 400-500 की रेंज में बना रहना चाहिए। अल नीनो की संभावना देखते हुए शायद अप्रैल के आसपास इसमें थोड़ा अपसाइड का टर्न अराउंड हो सकता है। ओवरऑल ऐसा लग रहा है कि जो दिवाली के समय 48-47 का भाव जो था वो बॉटम बन चुका है, और 53-55 के आसपास इसमें बार्गेन हंटिंग आती रहेगी। जी, इंदौर से यतिन से बात करते रहे। यतिन जी, स्वागत करते हैं आपका, बताइए आपका क्या सवाल है? मैडम, मैंने क्रूड ऑयल का एक लॉट लिया हुआ है, 6800 की कॉल ली है,
कल की एक्सपायरी की। तो मैडम हम्म। उसके बारे में जानना चाहता हूँ कि मुझे भी आज रखना चाहिए, आज तेजी होगी कि कल तक रुकूं उसके लिए प्लीज। ओके, क्या राय देंगे अनुज जी क्रूड पर शाम के सत्र के लिए? देखिए, जिस तरीके से हमने पिछले हफ्ते ऑलमोस्ट 8% की तेजी हमने क्रूड में आते हुए देखी थी, क्योंकि जिस तरीके से रशिया ने सडनली 5 लाख बैरल पर डे के हिसाब से प्रोडक्शन कट किया था, तो वो एक उसका सेंटीमेंट अभी भी पॉजिटिव है। हमें लगता है कि क्रूड में आपको इवनिंग में अगेन एक अपसाइड मोमेंटम देखने को मिलेगा। तो जैसा कि इनकी 6800 की कॉल है, तो डेफिनेटली मुझे लगता है कि इनको होल्ड करना चाहिए। हमें लगता है कि जल्दी ही आपको फ्यूचर्स में जो लेवल है वो 6800 का देखने को मिलेगा, और जो 6800 की कॉल है वो मुझे लग रहा है कि जल्दी ही आपको 70 से 80 रुपए के बीच आती हुई दिखाई देगी। तो इंट्राडे में ही हमें लग रहा है कि एक अपसाइड मोमेंटम जो है क्रूड में देखने को मिल सकता है। तो बाय साइड की पोजीशन रख सकते हैं, और ऑप्शंस में 6800 की कॉल भी बाय कर सकते हैं, और 6600 की कॉल के तौर पर भी इसको खरीदारी का ट्रेड बना सकते हैं। जी, गुजरात से एक और कॉलर हमारे साथ है। जी नमस्कार, बताइए क्या सवाल है आपका? हेलो। ओके, प्रवीण हिसार से, उनसे बात कर लेते हैं पहले। प्रवीण जी स्वागत है, बताइए क्या सवाल है आपका? नमस्कार स्वाति जी। जी नमस्कार मैडम, मेरा सवाल वीरेन वकील जी से है। मैंने 2 गोल्ड सेल किए हुए हैं 56,905 पे, और 1 गोल्ड सेल किया हुआ है 56,650 पे। तो मैं क्या टारगेट रखूं? ओके, गोल्ड पर क्या टारगेट रखा जाए बीरेन जी? पहला टारगेट 56,400 है। उसके नीचे अगर मार्केट बंद रहता है तो हम 55,700, 55,700 और 55,400 तक देख सकते हैं। इसका ट्रेंड वैसे कमजोर बन गया है। जी, ये गोल्ड पर रही रहा है आपके लिए। एमपी से हितेश जी से बात करते हैं। हितेश जी बताइए आपका क्या सवाल है? जी मैम, मेरा वकील साहब से सवाल है। 10 मार्च तक 6,500 गुआर आ जाएगा क्या? 6,500। जी बीरेन जी, ग्वार पर राय चाहिए इन्हें? मार्च में पर्टिकुलर हर फसल पे प्रेशर रहेगा, क्योंकि रबी और खरीफ दोनों इन्वेंटरी इकट्ठी हो रही है। तो पर्टिकुलर मार्च में काफी दबाव हम देख सकते हैं। वहां से जो बॉटम बनेगा उसमें काफी चीजों में बार्गेन बाई का ऑप्शन मिल सकता है। बिल्कुल सर। हरियाणा से राजेंद्र जी से भी बात करते हैं। राजेंद्र जी बताइए क्या सवाल है आपका? तो सवाल है जी ग्वार फीड के ऊपर। जी, कितना लिया है आपने? टीवी बंद कर दीजिए, उसके बाद सवाल पूछिए। मेरा दोनों एक्सपर्टों से सवाल है जी। मेरे पास 150 रुपए का ग्वार प्लस है जी। जी क्या करना चाहिए जी? अनुज जी आपसे जानेंगे, क्या करें ग्वार सीट पर? देखिए, ग्वार सीड में अभी हमने पिछले एक हफ्ते में थोड़ी सी गिरावट बढ़ते हुए देखी है, और जो एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट था 5,800 का, वो मार्केट ने ब्रेक किया है। हमें लगता है कि अभी छोटी अवधि में भावों में थोड़ा बहुत प्रेशर आपको देखने को मिलेगा, और हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि एक बार जो प्राइसेस है वो नीचे करीबन 5,650 तक के लेवल को दिखा सकता है, जहां पर अगेन एक खरीदारी देखने को मिल सकती है। तो जैसा कि ग्वार का ये ग्वार के फिजिकल ट्रेडर है, तो मुझे लगता है कि इनको भी फिलहाल होल्ड करना चाहिए, क्योंकि लॉन्ग टर्म इसका अभी भी पॉजिटिव है, कोई ऐसा नेगेटिव नहीं दिख रहा है। बट शॉर्ट टर्म सिर्फ एक नीचे रिएक्शन है जो भावों में नरमी देखने को मिल रही है। तो शॉर्ट टर्म में थोड़ा सा ट्रेंड डाउन रहेगा, बट हाँ लॉन्ग टर्म में ट्रेंड हमें लगता है ग्वार में अगर ये होल्ड करते हैं तो इनको डेफिनेटली ऊपर में 6,000 के लेवल देखने को मिल सकते हैं। बिल्कुल। इंदौर से अरविंद जी से भी बात करते हैं। अरविंद जी नमस्कार, बताइए क्या सवाल है आपका? नमस्कार मैडम, मुझे गोल्ड ज्वेलरी बनवाना है, तो ये अब बनवाना उचित रहेगा कि सितंबर में? गोल्ड ज्वेलरी बनवाने का सही समय, गोल्ड पर आउटलुक क्या देखते हैं बीरेन जी आप आने वाले टाइम में? नॉर्मली मैं ऐसा प्रेफर करता हूँ जिन लोगों का फिजिकल यूजेज के लिए, कंजम्पशन के लिए सवाल रहता है, तो जनरली मेरा स्टैंडर्ड थंब रूल ऐसा होता है कि धुलेटी पे, रंग पंचमी पे गोल्ड बाय करो और धनतेरस पे निकल जाओ। तो इस टाइम फ्रेम में शायद मार्केट का बॉटम मिलना चाहिए। यूजुअली गोल्ड सेकंड क्वार्टर में बॉटम बनाता है और थर्ड क्वार्टर में, लेट थर्ड क्वार्टर में टॉप बनाता है। बिल्कुल सर। मोहम्मद अनवर साहब से बात करते हैं। बताइए सर क्या सवाल है आपका? सर मैं ये पूछना चाहता हूँ कि चांदी 62 कब होगी? मैं चांदी के कहां पर जाते हुए दाम देख रहे हैं अनुज जी?
देखिए मुझे लगता है कि 66,000 65,800 के आसपास तक मार्केट थोड़ा सपोर्ट लेगा। तो 62 तो अभी नहीं दिख रहा है, बट हाँ, क्योंकि $21 काफी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है और मुझे लगता है कि मार्केट उसको जरूर रिस्पेक्ट देगा। तो $21 के नीचे मुझे लगता नहीं कि चांदी जाती हुई दिखाई देगी। मोमेंटम थोड़ा सा साइडवेज है, थोड़ी बहुत यहाँ पे बिकवाली देखने को मिल सकती है। हालांकि जैसा कि मैंने कहा कि लॉन्ग टर्म ट्रेंड इसका अभी भी पॉजिटिव है, तो $21 $20.5 के लेवल मिले तो वहां खरीदारी का ट्रेड बनाना चाहिए लॉन्ग टर्म परस्पेक्टिव से। ओके, जोधपुर से अरखाराम से बात करते हैं। नमस्कार, बताइए आपका क्या सवाल है? जीरे पे है सर। हाँ जी, किस पे? जीरा इस महीने में क्या हो जाएगा पता? 33,000। ओके, जीरे पर जानना चाह रहे हैं सर बीरेन जी? जीरे में शॉर्ट टर्म ऐसा लग रहा है कि काफी डीपर करेक्शन है। अब मौसम साफ हो गया है, टेम्परेचर थोड़ा जल्दी बढ़ गया, तो अराइवल प्रेशर भी बढ़ेगा। यहाँ से 2-3 हजार रुपए डाउन साइड दिख रही है। रामपुर से फरहान जी से भी बात करते हैं। फरहान जी नमस्कार, बताइए क्या सवाल है आपका? गुड इवनिंग मैडम, मेरा सवाल बीरेन वकील सर से, काफी दिनों बाद इनसे जो है सर से बात हो रही है, और मेरा सवाल मेहनत ऑयल पे शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म क्या आउटलुक है? सर की जो एडवाइस होती है बहुत बढ़िया होती है, इनसे सर एडवाइस दिलवाइए। बिल्कुल, मेहनत ऑयल पर शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म बीरेन जी। इस बार मैं मेंथा ट्रैक नहीं कर पाया हूँ, कुछ पर्सनल काम में उलझा हुआ था, तो इस बार माफी चाहूंगा। बिल्कुल, अनुज जी मेंथा ऑयल पर आप राय दें। देखिए मेंथा ऑयल में हमने देखा था कि 1080 तक के लेवल गए थे, उसके बाद थोड़े प्राइस यहाँ पे सस्टेन होते हुए दिखाई दिए हैं। हमें लगता है कि भावों में अभी एक रेंज बाउंड मोमेंटम रहेगी, नीचे में 970 और ऊपर में करीबन 1020। ये रेंज मुझे लगता है कि मेंथा में बनती हुई दिखाई देगी। हालांकि हमें ज्यादा तेजी मंदी नहीं दिख रही है, मगर हाँ भाव काफी लोअर लेवल पर है, यहाँ से ज्यादा डाउन साइड हम नहीं एक्सपेक्ट कर रहे हैं। हमें लगता है कि यहाँ से भावों में आगे रिकवरी देखने को मिलेगी। सादलपुर से कैलाश मोदी से भी बात करें। कैलाश जी नमस्कार, बताइए क्या सवाल है आपका? नमस्कार मैडम। नमस्कार। अपने ग्वार में मैडम आगे के फ्यूचर जानना चाहते हैं। ग्वार पर काफी सवाल आ रहे हैं बीरेन जी, एक बार बता दीजिए कि अभी लॉन्ग टर्म में आने वाले फ्यूचर में क्या देखते हैं आप? अराउंड मार्च अप्रैल में जब चना, गेहूं, वीट, सरसों सब फसल आएगी, उस समय शायद डिस्काउंट सेल लगेगा, तो उस समय ग्वार में लॉन्ग टर्म अच्छी अपॉर्चुनिटी बाय साइड की मिलेगी। जी बहुत धन्यवाद करेंगे बीरेन जी और अनुज जी, आप दोनों का ही हमारे साथ इस कार्यक्रम में शामिल होने के लिए। आज के इस शो में बस इतना ही, हमें इजाजत दीजिए।